हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गुडी एडम जो कि वेनेसडे की 400 साल पुरानी पूर्वज है, उसने वेनेसडे के सपने में आखिरी आगाह किया था कि आउटकास्ट का सबसे पुराना दुश्मन क्रैकस्टोन वापस लौट रहा है। जो काम उसकी 400 साल पहले अधूरी रह गई थी, सभी आउटकास्ट के वंश को खात्मा करना, वो इस बार लौटकर अपने अंजाम को पूरा करेगा। जिसे सुनकर वेनेसडे ने जब क्रैकस्टोन की छानबीन शुरू कर दी थी, धीरे धीरे वेनेसडे के सामने कई राज खुलते गए, जिसमें से कि सबसे काला सच ये था कि वेनेसडे ने जिस लड़के को अपनी लाइफ में पहली बार बिना शक के देखा, जिसके साथ वेनेसडे ने अपनी आगे की जिंदगी बिताने के बारे में तक सोच लिया था, असल में वही असली मॉन्स्टर था। यानी कि मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टायलर है। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं वेनेसडे के 8वें और आखिरी एपिसोड के साथ, जिसकी शुरुआत होती है एकेडमी के पीछे वाले जंगल से, जहाँ पर यूं तो जब एक आम लड़की को यह मालूम पड़े कि उसका बॉयफ्रेंड एक मॉन्स्टर है, वो लड़की तो उसके आसपास भी ना भटके। पर ये तो कोई आम लड़की थोड़ी ना वेनेसडे थी, जो कि टायलर की सच्चाई जानने के बाद भी उसे थिंग से मैसेज भिजवा कर यहाँ बुलाया था, और बिना डरे टायलर को कन्फेस करती है कि किस तरीके से टायलर हर बार इसके आंखों के सामने था, फिर भी इसने जेवियर को लॉकअप में डलवा दिया। क्योंकि जहाँ भी वेनेसडे ने मॉन्स्टर को देखा था, उस जगह के बारे में वेनेसडे ने जेवियर से ज्यादा टायलर को ही बताया था। जैसे कि पहली बार रॉबिन के मर्डर वाले दिन वेनेसडे के साथ टायलर ही था मेले में, रेवन पार्टी वाले दिन यूजिन जंगल में जाने वाला है, ये बात तो सिर्फ टायलर ने ही सुनी थी। और गेट्स के बंगले पर भी जितनी देर मॉन्स्टर वेनेसडे और इनेट के पीछे था, टायलर की एक चीख तक इन्होंने नहीं सुनी थी। जहाँ भी इतना कुछ सुनने के बाद भी टायलर ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वेनेसडे को कोई गलत फहमी हुई है। पर वेनेसडे भी कोई कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ना थी, ये यहाँ पर जंगल में अकेली नहीं आई थी, बल्कि नाइट सेट के सारे मेंबर्स को भी लाई थी, जहाँ वियांका अपने सायरन सॉन्ग से टायलर को अपने वश में करके वेनेसडे के कहे अनुसार जेवियर के सीक्रेट ग्लोब में लाकर इसे बांध देती है, जिसके बाद वेनेसडे अपना काम शुरू करती है। जैसे ही अब यहाँ टायलर को अपना होश आता है, वेनेसडे यहाँ टायलर को एक पुरानी फोटो फ्रेम दिखाते हुए बताती है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि दरअसल इस तस्वीर में टायलर की माँ भी है, जो कि एक हाइड थी। इसलिए शेरिफ कभी भी टायलर की माँ और अपनी आउटकास्ट पत्नी के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करता था। और जैसा हम शुरू से देखते आ रहे, शेरिफ भी कई दिनों से हाइड की तलाश में था। दरअसल शेरिफ को इस बात का डर है कि कहीं उसका बेटा हाइड तो नहीं है ना अपनी मॉम की तरह। अब यहाँ इतना कुछ सुनने के बाद भी टायलर जब अपना मुंह नहीं खोलता है, वेनेसडे अपना तरीका आजमाना शुरू करती है, टायलर को टॉर्चर करके, जिसे देखकर बाकी के सभी यहाँ से चले जाते हैं। पर वेनेसडे का काम अभी भी जारी होता है। ये टायलर के जरिए कंफर्म होना चाह रही थी कि अगर टायलर की मास्टर डॉक्टर किंगवुड थी तो उसने उन्हें क्यों मारा, और आखिर में क्रैकस्टोन की वापसी से इस मॉन्स्टर का क्या लेना देना है। तो है दूसरी तरफ नाइट सेट के मेंबर, जिन्हें कि यू प्रिंसिपल विम से छिपाकर कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं लग रहा था, ये वेनेसडे के बारे में प्रिंसिपल को सब जाकर बता देते हैं। और प्रिंसिपल विम्स गुस्से में टायलर के पिता यानी कि शेरिफ को कॉल करके फौरन यहाँ बुलाती है, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है शेरिफ पर, जिसने कि टायलर के एक रिपोर्ट के अनुसार उसे भी अभी पता चल चुका था कि टायलर ही सच में असली हाइड है। अब ये जानने के बाद कौन पिता चाहेगा कि उसके बेटे को लोग मॉन्स्टर समझे, इसलिए अभी पूरी दुनिया से अपने बेटे की असलियत छुपाने के लिए फॉरेन शेरिफ टायलर को वेनेसडे के चंगुल से निकालकर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है, ताकि आगे से अब टायलर इसी के नजरों के सामने रहे। जहाँ पर चूंकि वेनेसडे से पहली बार मुजरिम को पकड़ने में भूल हो गई थी, टायलर आराम से वेनेसडे के पास आकर मुस्कुराते हुए खुद अपनी जुबान से कंफर्म करता है कि वेनेसडे का शक इस पर बिल्कुल सही है, टायलर ही हाइड है, और अभी आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। और इतना बोलकर टायलर अपने डैड की तरफ चला जाता है, और वेनेसडे को प्रिंसिपल विम्स एकेडमी में लाकर इसे इस हरकत के लिए यहाँ से एक्सपेल कर देती है, जहाँ कल दोपहर की ट्रेन से वेनेसडे को वापस घर भेज दिया जाएगा। जिसे सुनकर वेनेसडे आज रात भर के वक्त का फायदा उठाने के लिए जेल पहुंचती है जेवियर से मिलने के लिए, ताकि जेवियर को जेल से भगाकर ये लोग बैठकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉन्स्टर की आगे की प्लानिंग की झलक जेवियर को भी उसके सपने में आते ही थे। पर जैसा हमने शुरू से देख रखा है, जेवियर को हर बार वेनेसडे ने गलत ही समझा है, और आज जेल भी आई है तो इसका हालचाल पूछने के बजाय वापस एक बेकार सी प्लानिंग में शामिल होने की बातें कर रही है। जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे जेवियर चिल्लाते हुए वेनेसडे को यहाँ से जाने बोल देता है। अब यहाँ जेवियर की बात सुन वेनेसडे को काफी बुरा लगता है कि एक गलत फहमी के कारण सच में इसने जेवियर की लाइफ खराब कर दी। अगर टायलर की सच्चाई सबके सामने नहीं आई तो जिंदगी भर लोग जेवियर को मॉन्स्टर समझेंगे। और इन्हीं बातों को सोचते हुए वेनेसडे अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए।
वहीं जब अगली सुबह वेनेसडे के जाने का वक्त हो चला था, इनेट काफ़ी इमोशनल होने लगती है और साथ ही वेनेसडे को बताती है कि हॉस्पिटल से यूजिन की मॉम का टेक्स्ट आया था कि उसे होश आ गया है, जिसे सुनकर वेनेसडे फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और इस दिन यूजिन को अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी भी मांगती है। तब बातों ही बातों में यूजिन बताता है कि पिछली रात जब ये गुफा के बाहर मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा था, उसने उस शख्स को देखा था जो कि उस गुफा को जलाने आया था। उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिखा, पर उसकी बूट जो कि रेड कलर की थी, जिसे सुन वेनेसडे एकदम से दंग रह जाती है, जैसे मानो कि ये जानती है कि रेड बूट किसके पास है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब आती है रेड बूट पर, जो कि किसी और की नहीं बल्कि थॉर्न हिल की थी, जहाँ पर चूंकि वेनेसडे को तो ये मालूम चल गया था कि असल में टाइलर की असली मास्टर मिस थॉर्न हिल है। ये इस बार थॉर्न हिल की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए प्रिंसिपल विम्स की मदद लेती है, जहाँ प्रिंसिपल विम्स टाइलर का रूप लेकर वेनेसडे के साथ थॉर्न हिल के पास आई थी, जिसे इस तरीके से अचानक देखकर और लगातार वेनेसडे के कई सवालों से तंग आकर आखिरकार थॉर्न हिल कबूल कर लेती है कि असली मुजरिम यही है। इसी ने सबसे पहले टाइलर को उसकी माँ का नाम बताकर उसे जंगल वाले गुफा में बांधकर उसे नशीली पौधों के रस से हाइड में कन्वर्ट किया था। अब ये सारी बातें जैसे ही थॉर्न हिल देखती है कि इसने सिर्फ वेनेसडे को नहीं बल्कि प्रिंसिपल विम्स के सामने भी कबूल कर लिया है, अपने आगे के प्लान को कंटिन्यू करते हुए इसी क्षण थॉर्न हिल प्रिंसिपल विम्स की हत्या कर देती है और वेनेसडे के सिर पर वार कर इसे बेहोशी की हालत में अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि थॉर्न हिल की असल में प्लानिंग यही थी, वेनेसडे को किडनैप करना। अगर वेनेसडे यहाँ खुद नहीं आती तो थॉर्न हिल ने ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पर टाइलर को भेज कर रखा था वेनेसडे को किडनैप करने के लिए। वही थिंग्स जो कि छिप कर ये सारी बातें देख रहा था, हड़बड़ी में ये इनेट के पास पहुंचता है। उस वक्त इनेट एजेक्स के साथ वीडियो कॉल पर यूजिन से बातें कर रही थी, जहां यूजिन इनेट को थॉर्न हिल की सच्चाई बता ही रहा होता है कि तभी थिंग्स भी आकर इन सभी को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरीके से थॉर्न हिल ने पहले तो प्रिंसिपल विम्स की हत्या की और वो अपने साथ वेनेसडे को फिर ले गई है। जिसे सुन इधर से इनेट निकलती है तो दूसरी तरफ से यूजिन भी वेनेसडे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है वेनेसडे पर, जहाँ पर थॉर्न हिल ने टाइलर को बाहर पहरेदारी में रखकर वेनेसडे को क्रैकस्टोन के कब्र वाले पुराने खंडहर में बांध कर रखा था, जहाँ क्रैकस्टोन के कब्र के चारों ओर 7 इंसानी बॉडी पार्ट्स थे, वही पार्ट्स जिसे मॉन्स्टर ने गायब किया था। तो दरअसल मिस थॉर्न हिल जोसेफ क्रैकस्टोन की ही वंश है, जिसने कि इन सभी आउटकास्ट से नफरत है। इसलिए क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करने के लिए ही थॉर्न हिल ने नेवरमोर एकेडमी को ज्वाइन करी थी, ताकि ये क्रैकस्टोन को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करे और कोई इस पर शक भी ना करे। जहाँ पर चूंकि वेनेसडे की पूर्वज गुडी एडम ने श्राप देकर क्रैकस्टोन की बॉडी से लेकर आत्मा तक को भी इस कब्र में दफन कर दिया था। क्रैकस्टोन वापस तब तक जिंदा नहीं हो सकता था जब तक कि गुडी एडम के ही कोई वंश का खून रेड मून वाले दिन शरीर के सभी इंपॉर्टेंट भाग्स को क्रैकस्टोन के चारों ओर रखकर इसे जादू से जागृत ना किया जाए। वैसे तो थॉर्न हिल काफी वक्त से गुडी एडम के वंश को ढूंढ रही थी। उसी बीच वेनेसडे की एडमिशन यहाँ हो गई और मिस थॉर्न हिल का काम आसान हो गया। इसीलिए तो मिस थॉर्न हिल हर वक्त वेनेसडे पर नजर रख रही थी, क्योंकि इसे वेनेसडे की बलि जो देनी थी रेड मून वाले दिन, यानी कि आज की रात। और रही बात मॉन्स्टर की, तो वो तो लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए मिस थॉर्न हिल का एक पालतू पेट है। और इतना बताने के तुरंत बाद ही मिस थॉर्न हिल वेनेसडे की हथेली को काटकर इसका खून जैसे ही क्रैकस्टोन के कब्र पर टच करवाती है, क्रैकस्टोन सच में आगे के मंत्र जाप से जिंदा हो जाता है और अपने बदले की शुरुआत ये वेनेसडे से करता है, वेनेसडे को चाकू मारकर, और सीधे नेवरमोर एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। तब इधर इनेट और एजेक्स थिंग्स के द्वारा बताई सारी बातें नाइट सेट के मेंबर्स को भी बताकर फौरन ही यहाँ के सभी आउटकास्ट के बच्चे और टीचर्स को यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाने का इंतजाम करने लगते हैं, इससे पहले कि तस्वीर में दिख रहा नज़ारा असलियत में शुरू हो जाए। जहाँ एक तरफ तो नाइट सेट के सारी टीम अपने काम में लग जाती है, तो दूसरी तरफ इनेट थिंग्स के साथ वेनेसडे को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं अब हम वेनेसडे को देखते हैं, जो कि जब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, गुडी एडम की आत्मा यहाँ आती है, जो कि बताती है कि क्रैकस्टोन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसके सीने पर वार करना होगा, और मोर्टेसिया ने जो तुम्हें लॉकेट दिया था वो जादुई लॉकेट है, जिससे कि तुम अपने पूर्वज से जुड़ सकती हो। इसी वजह से आज मैं यहाँ आ गई हूँ। और इतना बोलकर गुडी वेनेसडे के भीतर जाकर इसके सारे घाव को भरकर वापस इसे पहले की तरह नॉर्मल कर देती है, ताकि ये क्रैकस्टोन को जाकर रोक सके। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा होता है, तो ये दूसरी तरफ शेरिफ जेवियर को लेकर दूसरे जेल की तरफ जब जा रहा होता है, तभी इसे मालूम पड़ता है कि टाइलर अपनी जगह से गायब है, जिसे देख फौरन ही शेरिफ अपने फ़ोन के ट्रैकर्स को ऑन करता है,
जो कि इसने टायलर के शरीर पर लगा रखा था। उसी को फॉलो करके ये सीधे जेवियर को यही गाड़ी में छोड़कर जंगल की ओर भागता है। तब इधर इनेट, जो कि वेडनेसडे को लेकर काफ़ी डीप फील करते हुए जैसे रेड मून के लाइट में जंगल पहुंचती है, इनेट भी पहली बार अपने रियल अवतार यानी कि असली वुल्वरीन में तब्दील हो जाती है। तो वहीं इधर वेडनेसडे जब गुफा से निकलकर जैसे ही भाग रही होती है, टायलर इसका रास्ता रोक लेता है, जिसे कि थॉर्नहिल ने पहरेदारी में पहले से ही खड़ा रखा था, जो वेडनेसडे के सामने अपने मॉन्स्टर के रूप में आकर जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी बीच में इनेट आकर इसे रोक लेती है। अब इधर जब तक इनेट भेड़िया बनकर मॉन्स्टर को संभाल रही होती है, वेडनेसडे मौका पाकर एकेडमी की तरफ जाने लगती है। तब तक इधर हम क्रैकस्टोन को देखते हैं, जो कि एकेडमी के अंदर घुस चुका होता है, जिसे देखकर जब तक कि वेडनेसडे यहाँ ना पहुंच जाए, बियांका और एजेक्स क्रैकस्टोन का ध्यान बाकी सबसे हटाकर अपनी ओर करने लगते हैं। वहीं जंगल में जब टायलर वर्सेस इनेट का युद्ध चल रहा होता है, थिंग्स शेरिफ की गाड़ी की आहट सुनकर इसके पास आता है और जेवियर को इसके अंदर लॉक देखकर इसे आज़ाद कर देता है, जिसके बाद जेवियर थिंग के बताने पर वेडनेसडे के पीछे एकेडमी की ओर भागता है और थिंग खुद इनेट के पास, क्योंकि इनेट ने आज पहली बार अपना भेड़िया वाला रूप लिया था और आज ही तो मॉन्स्टर से ये भीड़ पड़ी है। अब थिंग्स जैसे ही यहाँ पहुँचता है, साइड से शेरिफ भी यहाँ पहुँच जाता है और जब ये अपने बेटे टायलर को रोकने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर के रूप में टायलर अपने पिता तक कभी हमला करने से नहीं रुकता है, जिसे देखकर यहाँ पर इनेट भेड़िया एक जोर का गुस्सा टायलर मॉन्स्टर को मारकर दूर फेंक देती है और शेरिफ इसे बेहोश होने वाली गोली से शूट कर देता है, जिससे कि टायलर बेहोश होकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है और साथ ही इनेट भी, जो कि पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होते हैं वेडनेसडे पर, जो कि फौरन ही एकेडमी पहुंचकर अपने हाथ में तलवार लिए क्रैकस्टोन के सामने आती है, जिसे क्रैकस्टोन अपनी धमकी भरी आवाज में डरा ही रहा होता है कि तभी पीछे से यहाँ जेवियर आकर क्रैकस्टोन पर तीर चला देता है। पर चूंकि पुनर्जन्म के बाद क्रैकस्टोन पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, ये जेवियर की तीर उल्टा उसी की तरफ मोड़ देता है, जिसे देख वेडनेसडे बीच में आकर ये तीर खुद पे ले लेती है और जेवियर को यहाँ से निकलकर बाकी के स्टूडेंट्स को फौरन यहाँ से सुरक्षित ले जाने बोलती है और खुद खड़ी होकर क्रैकस्टोन से भिड़ जाती है। तभी इनकी हाथापाई में वेडनेसडे की तलवार टूट जाती है और क्रैकस्टोन जैसे ही वापस से वेडनेसडे को मारने वाला होता है, पीछे से बियांका इस पर वार करती है। तब इसी बीच मौका पाकर वेडनेसडे वापस से खड़ी हो जाती है और गुडी एडम के कहे अनुसार अपनी टूटी खंजर से क्रैकस्टोन के सीने में उतार देती है, जिससे कि क्रैकस्टोन इस बार पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाता है। जिस पर वेडनेसडे और बियांका थोड़ी राहत की सांसें लेती है कि यहाँ पे थॉर्नहिल अपने हाथ में बंदूक लिए आती है, जो कि अपना इतने सालों का प्लान बर्बाद करने के लिए जैसे वेडनेसडे पर गोली चलाने ही वाली होती है कि दूसरी तरफ से यूजिन अपनी सारी मधुमक्खियों को लेकर यहाँ आ जाता है और थॉर्नहिल के ऊपर छोड़ देता है। तब वेडनेसडे अपने अंदर की सारी भड़ास को निकालते हुए थॉर्नहिल की मुंडी तोड़कर इससे मार देती है। जहाँ एपिसोड के आखिर में हम इनेट को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में भी वेडनेसडे को ही ढूंढ रही होती है और जैसे इस पर नजर पड़ती है बस इससे लिपट जाती है। तब हमारी वेडनेसडे, जिसने कि पूरे सीरीज में एक बार भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी, इनेट के गले में लिपटकर आंखें बंद करके सुकून की सांस लेती है, जिसकी अगली सुबह होते ही प्रिंसिपल विम्स के फ्यूनरल के बाद एकेडमी में कुछ दिनों के लिए क्लासेस को ऑफ कर दिया जाता है, जिसमें कि वेडनेसडे को इसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड के साथ साथ यहाँ पर वेडनेसडे का सीजन 1 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।